आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम मुजफ्फरनगर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ डॉक्टर मुकेश जैन जी के यहाँ वर्धमान हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और आज डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर डॉक्टर्स डे है क्या, और दूसरा कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी हैं वो वास्तव में सराहनीय है। अपना जीवन जोखिम में डालकर डॉक्टर्स ने हम लोगों की जान बचाई है। मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन की ओर से सभी डॉक्टर्स का आज हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता को कोरोना काल में पूरी तरह से बचाने का काम किया है। आज हम मुजफ्फरनगर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मुकेश जैन जी से जानकारी हासिल करेंगे कि डॉक्टर्स डे आखिर है क्या। थैंक यू गुरुजी। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं लोगों को ये समझा सकूं कि डॉक्टर्स डे क्या चीज़ है। क्योंकि आप अचानक मेरे पास आ गए हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर्स डे हर देश के अंदर विभिन्न तारीखों में मनाया जाता है। हमारे यहाँ ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी परंपरा 1991 से पड़ी, जब हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाएंगे। एक्चुअली डॉक्टर्स डे डॉक्टर्स के लिए नहीं है, डॉक्टर्स डे सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए है। चाहे वो नर्सिस हों, चाहे वो वार्ड बॉयज हों, चाहे वो कंपाउंडर्स हों, चाहे वो जीएनएम, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर्स हों, जो भी लोग मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं उन सबके लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जनरल पब्लिक की धारणा है कि डॉक्टर्स के लिए ऐसा नहीं, इसलिए हेल्थ वर्कर्स के लिए, सभी के लिए है। तो मेरी तरफ से भी सभी लोगों को, जो लोग इस हेल्थ सर्विसेज में शामिल हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और सबसे आग्रह है कि वो इस कार्य को पूरी आस्था से करते रहें। दूसरी चीज़, ये क्यों मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ज्ञान होगा कि बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय एक ऐसे डॉक्टर थे कि जो पूरे एशिया के अंदर जिनको MRCP और FRCS दोनों डिग्रियों को दिया गया, वो एक पहले कंसल्टेंट थे जिन्होंने कंसल्टेंसी शुरू की हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले कोई भी एलोपैथी डॉक्टर कंसल्टेंट के नाम से नहीं जाना जाता था। वो फीस भी लेते थे उस जमाने में, और उन्होंने मानव समाज के लिए इतनी सेवा की है उनकी कोई गिनती नहीं है। 1933 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, उससे पहले गांधी जी पूना के अंदर व्रत पे बैठे हुए थे, तो काफ़ी बीमार भी थे, और उस बीमारी के अंदर जब वो बीमार ठीक नहीं हो पा रहे थे तो क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत मशहूर थे बंगाल में, तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को बुलाया गया। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जब उनके पास पहुंचे तो गांधी जी ने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं लूँगा। तो डॉक्टर साहब पूछने लगे, डॉक्टर गांधी जी क्या कारण है आपका मेरे से ट्रीटमेंट ना लेने का? तो उन्होंने कहा, क्या आपने 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का कभी फ्री इलाज किया जो आप मेरा इलाज करने के लिए आए? तो वो निरुत्तर से हुए और 2 मिनट के बाद में उन्होंने सोचा और जवाब दिया, महात्मा जी, मैं उस व्यक्ति का इलाज करने आया हूँ जो 40 करोड़ लोगों की प्रेरणा है, उनका नायक है। तो मैं आपको ठीक करके भी उन 40 करोड़ का इलाज करने के बराबर हूँगा। और उस दिन से गांधी जी ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, वो ठीक हो गए और वो एक बहुत अच्छे मित्र बन गए और वो आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हो गए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कई बार जेलों में गए और अपना डॉक्टर्स का कार्यक्रम भी वो सुचारू रूप से करते रहे। वो रंगून गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत से सैनिकों का इलाज किया, अनगिनत सैनिकों का इलाज किया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1948 में वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर चुने गए। वो चीफ मिनिस्टर चुनने के बाद में, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन्होंने पूरे बंगाल के अंदर हेल्थ सिस्टम इतना डेवलप किया
जिसको हम भुला नहीं सकते। आज तक कोई भी डॉक्टर या पॉलिटिशियन शायद इस देश के अंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने हेल्थ के लिए इतना कार्य किया हो। अगर आप उनके कार्य देखें तो उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज बनवाई, विक्टोरिया मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया, कैलकाटा के अंदर कैंसर हॉस्पिटल, चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया, सेवा सदन वीमेन हॉस्पिटल बनवाया, सेवा सदन चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनवाया और न जाने कितने हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने आसपास के इलाके में। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो टीबी यूनिवर्सिटी है, टीबी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जादवपुर टीबी इंस्टीट्यूशन, वो भी उन्होंने डेवलप कराया था। उसके अलावा उन्होंने हावड़ा में, कल्याणी में और न जाने कहाँ कहाँ कितने आसपास के जिलों में सभी जगह मेडिकल व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया और इसीलिए उनको इतना याद किया जाता था। 1962 में 1961 में उनको शायद भारत रत्न अवार्ड भी मिला, क्योंकि उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था और वो मरे भी 1 जुलाई को थे। 1 जुलाई 1882 में उनका जन्म हुआ और 1 जुलाई 1962 में उनका देहांत। तो IMA ने 1991 में ये सोचा कि एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा डॉक्टर जिसने जनता की इतनी सेवा की हो, क्यों ना हम उसकी याद में ये डॉक्टर्स डे मनाएं। और ये डॉक्टर्स डे 1991 से मनाया जाने लगा और इसका पर्पज सिर्फ यही था कि कितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे कोई भी स्टाफ है, वो सभी के लिए मनाया जाता है, उनकी सबकी सेवाओं की वजह से मनाया जाता है। आपका दूसरा सवाल कोरोना के बारे में है। मैं सोचता हूँ कि कोरोना फर्स्ट वेव, कोरोना सेकेंड वेव, हम सभी लोग इस तरह से इस देश के अंदर उस भयभीत स्थिति से गुजरे हैं, शायद कोई परिवार इस देश का बचा होगा जिसके अंदर 2-4 मौतें न हों। लेकिन अफसोस, डॉक्टर्स और जितना भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी जितनी सेवाएं हैं, उन सेवाएं, उनके जितने निर्देश हैं, उनके जितने आदेश हैं, जनता पालन करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से फर्स्ट से हम सेकेंड वेव में गए और हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। मेरा सभी जनता से, भारतवासियों से ये निवेदन है कि वो डॉक्टर्स की सलाह लें, वो हमारे पूरे स्टाफ की सारी हेल्प लें, लेकिन उनका कहना मानना बहुत जरूरी है। थर्ड वेव के अंदर कितना बुरा हाल होगा आप सोच नहीं सकते। ये थर्ड वेव ऑलरेडी जो हमारा डेल्टा प्लस वेरिएंट है लगभग 96 देशों में पाया गया है। ये रिसेंट मैं आपको बता रहा हूँ। WHO की वार्निंग है, ये एक बहुत ही भयानक रूप होने जा रहा है। हमको आज से ही प्रण कर लेना चाहिए कि हम सब लोग कोरोना से संबंधित जितने भी निर्देश हैं उनका पालन करें। मास्क पहनना सबसे पहले बहुत अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कि हम कभी भी भीड़ में ना जाएं, दूर रहें, डिस्टेंस बना के रखें, हाथों की सफाई नियमित रूप से करते रहें। ये मेरा सबसे अनुरोध है कि हमको सजग रहने की जरूरत है। हम ये ना भूल जाएं कि कोरोना खत्म। नगर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मुकेश जैन जी से आज कुछ नई और रोचक जानकारियां हमारे सामने आई हैं। हम लोग शायद तीसरी लहर को अभी मजाक में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन स्वयं डॉक्टर कितने गंभीर हैं ये शायद डॉक्टर मुकेश जैन जी की बातों से एहसास हो चुका होगा। आज हम सड़कों पर बिना मास्क, बिना सैनिटाइज यूज किए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आम तौर पर घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोरोना की तीसरी लहर का भी संकेत दिया है और आगाह किया है हम लोगों को कि अभी हम लापरवाह ना हो और मास्क, सोशल डिस्टेंस को अभी ना तोड़ें। दूसरी जानकारी, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर्स डे के ऊपर लंबी जानकारी और रोचक जानकारी दी कि आखिर डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। वरिष्ठ डॉक्टर मुकेश जैन जी का मुजफ्फरनगर बुलेटिन हार्दिक धन्यवाद अदा करता है कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें समय निकाल कर दिया। थैंक यू। डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज हम इवान हॉस्पिटल में वरिष्ठ डॉक्टर पंकज जैन जी से मुलाकात के लिए आए हैं और उनके साथ डॉक्टर अचिंत जी से भी मुलाकात का अवसर मिला। कोरोना काल में किस तरह से डॉक्टर
पंकज जैन जी ने अपनी सेवाएं दी और सेवाएं करते करते खुद भी कोरोना ग्रस्त हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ डॉक्टरों के अंदर मुजफ्फरनगर में ऐसा जज्बा था कि अपनी जान पर खेल कर भी उन्होंने कोरोना के मरीजों को देखा है। और आज डॉक्टर्स डे का अवसर आया तो हम आम जन की ओर से उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं कि वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं कि हमारी सेवाएं करते करते वो खुद कोरोना ग्रस्त हो गए। मैं डॉक्टर साहब से डॉक्टर्स डे के अवसर पर कोरोना की तीसरी वेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करना चाहूंगा और आपका क्या संदेश आम जनता के लिए है ये भी जरूर जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी आपको और मुजफ्फरनगर बुलेटिन की पूरी टीम को कि आपने हमारे एफर्ट्स को सराहा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम कोई काम करते हैं लेकिन कोई सराहना नहीं मिलती है तो थोड़ा सा मन बुझता सा है, ख़राब सा लगता है। हालांकि ड्यूटी पे तो जमे रहते हैं हम लोग। जहाँ तक सवाल है इस कोरोना का, कोरोना काल में मैं ही नहीं, सारे डॉक्टर्स ने, पूरी डॉक्टर्स की टीम ने, डॉक्टर्स नहीं हमारे जितने भी पैरामेडिकल्स हैं उन्होंने भी बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मेरे साथ डॉक्टर अचिंत हैं। जब मैं कोरोना हो गया था, मुझे खुद कोरोना हो गया था, तो पूरी बागडोर अचिंत साहब के हाथ में थी और उन्होंने दिन रात मेहनत करके सैकड़ों मरीजों को बचाया। आज मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद भी करूँगा। आम जनता के लिए संदेश है कि भले ही कोरोना कम हुआ है लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। हमें इस कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। तीसरी वेव लगभग इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब आनी ही है। क्यों आनी है? क्योंकि हमारी आदतें नहीं सुधरी हैं। जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन खुला, सब लोग बाज़ार में भीड़ लगाने लगे, मास्क पहनना, दूर डिस्टेंस रखना, ये सब है। मैंने भी मास्क पहना हुआ था, ये मेरा मास्क है जो कि सिर्फ आपसे बात करने के लिए मैंने इसमें हटाया हुआ है, अन्यथा मेरी बात आप तक शायद उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं पहुंच पाती। मैं चाह रहा था कि बहुत इफ़ेक्टिवली पहुंचे। जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से कोरोना की नंबर ऑफ़ केसेस में कमी आई है। ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, बस उसका फैलाव थोड़ा सा रुक गया है क्योंकि लॉकडाउन था। अब जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो लोगों ने एकदम से बाहर निकलना, डिस्टेंस मेंटेन ना करना, मास्क ना लगाना, वैक्सीनेशन के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड रखना, ये गलत बात है। हमें अभी भी ध्यान रखना होगा। थर्ड वेव में वही सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने वैक्सीनेट करा रखा है अपने आप को। तो मेरा सबसे आग्रह है वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, अपना समय आने पर वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, डिस्टेंस का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और तीसरा, मास्क लगा कर रहें, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। जो सावधानियां आपने शुरू में रखी थी कोरोना में वही आज भी रखनी है। यही एक मेरा मैसेज है आप सबके लिए। डॉक्टर अचिंत, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और मुजफ्फरनगर शहर के सभी रहने वालों से एक ही आशा रखता हूँ कि जो नियम और कानून आप लोग लॉकडाउन के समय में पालन कर रहे थे वही नियम और कानून आप अभी 1 साल 2 साल तक तो एटलीस्ट पालन करते रहें, क्योंकि ये कोरोना है, ये एकदम से नहीं थमने वाला है। ये एटलीस्ट 2 या 3 साल तो इसको लगेंगे इस पे काबू पाने में। तो जैसा सर ने बताया कि हमें इसके साथ रहना सीखना होगा, तो आप हमें इसे जो लॉकडाउन में हमारे नियम हैं इन्हीं को आप पालन करें। मैं फिर एक बार इवान हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर पंकज जैन जी और डॉक्टर अचिंत का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम से बातचीत कर आम जनता को आगाह किया कि अभी ये भूल करने की आवश्यकता नहीं है कि हम मुंह से मास्क उतार दें। हम एक ऑफिस में बैठे हैं इसलिए हमारा मुंह से मास्क उतरा हुआ है, लेकिन भीड़ भरे बाजारों में अगर हम मुंह से मास्क उतारते हैं तो शायद यह अभी भी उतना ही खतरनाक होगा जितना खतरनाक कोरोना काल में रहा है। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन के कारण से कोरोना की चैन टूटी है। और थर्ड वेव के बारे में भी डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा है कि थर्ड वेव भी आने की तैयारी में है, इसलिए हमें अभी से सावधान रहना होगा। मुजफ्फरनगर बुलेटिन की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरी मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपकी बीट पीछे भी बहुत तारीफ करता हूँ। तारीफ इसलिए करता हूँ कि आपके पास जो भी पेशेंट आता है उसको आप बहुत अच्छे से समझाते हो। आज डॉक्टर्स डे के दिन मुजफ्फरनगर बुलेटिन की ओर से डॉक्टर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जीवन प्रकाश नर्सिंग होम में डॉक्टर यश अग्रवाल, डॉक्टर मनोज काबरा, डॉक्टर विभोर जैन और डॉक्टर नीरज जी के साथ बैठे हुए और आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम इन लोगों से डिस्कस करेंगे कि आने वाले कोरोना काल में यानी कोरोना की थर्ड वेव में डॉक्टर्स का क्या कहना है। श्री मनोज काबरा जी, श्री डॉक्टर यश जी, श्री डॉक्टर विभोर जैन जी ने कोरोना काल के अंदर बहुत सारी अपनी सेवाएं दी हैं। उन सेवाओं के लिए भी मुजफ्फरनगर बुलेटिन और आम जनता की ओर से डॉक्टर का हार्दिक धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज काबरा जी से फिजिशियन होने के नाते कोरोना की थर्ड वेव पे अपनी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले कोरोना यानी कोविड-19 इसकी पहली और दूसरी वेव हम लोग झेल चुके हैं। पहली वेव में इतना हमारा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जितना दूसरी वेव में हुआ, डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी और रिकवरी के बाद में भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड वेव यानी जो डेल्टा और डेल्टा प्लस इसका जो वेरिएंट म्यूटेंट है इस वायरस का, वो हमें परेशान कर रहा है। काफ़ी स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी केसेस मिल चुके हैं। ये केसेस बढ़े ना, इसके लिए हमें अपने को सबको ध्यान रखना होगा। पहला ध्यान ये मास्क, दूसरा ध्यान हाथों को बीच बीच में साफ करते रहें। तीसरी बात, दूरी जरूर बना के रखें, फिजिकल डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। चौथी बात, बंद जगहों में ज़्यादा लोग ना रुकें, जैसे शादी, ब्याह, बारात जो समारोह हैं वो बंद जगह में ना हो। खुली जगह में है, 20 आदमी हैं, 40 हैं, 60 हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बंद जगह में है तो ये परेशानी का मुद्दा है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं बातों को, बेसिक बातों को ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आज सेकेंड वेव में हमने ज़्यादा नुकसान किया। पहली वेव में लॉकडाउन था, बच गए। दूसरी वेव में लॉकडाउन था नहीं, तो बाहर घूम रहे थे और हमने उस सब बातों को भूल गए थे। अब हम डरे हुए हैं। उस डर का दूसरा तरीका एक ये निकालने का, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। वो कैसे बढ़ाया जाएगा? कुछ प्राकृतिक कार्य हैं हमारे, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जरूर कराएं। टीका हमें बचाने वाला है। सिंगल डोज भी 50 से 60% तक हमें बचाती है। टीका लगाने का कतई ये मतलब ना समझें कि मैं कोरोना नहीं होगा। टीका लगाने के बाद कोरोना और कोविड की जो न्यूमोनाइटिस और अन्य जो हमारे शरीर के ऊपर नुकसान होते हैं, उनकी परिस्थिति 10% रह जाएगी। और अगर टीका नहीं लगा हुआ है, वो नुकसान 90% तक है। तो हमें टीका जरूर लगाना है। बचाव के लिए मास्क, दूरी, सैनिटाइजेशन और दूर दूर रहना, ये मूल मंत्र है। जीवन प्रकाश नर्सिंग होम में ही डॉक्टर यश और डॉक्टर विभोर जैन और डॉक्टर नीरज ये भी अपनी राय व्यक्त करेंगे कि कोरोना काल में किस तरह से बचा जाए। जैसा कि डॉक्टर मनोज काबरा जी ने अभी बताया कि सोशल नहीं, फिजिकल डिस्टेंस भी जरूरी है। तो मैं डॉक्टर यश जी से भी अपनी राय जानना चाहूँगा कि कोरोना काल की तीसरी लहर में उनकी क्या राय है। तीसरी लहर तो आएगी। जिस हिसाब से खुल गया है सब कुछ, तो जल्दी ही आएगी, क्योंकि लोग अभी समझ नहीं रहे हैं इस बात को। बहुत कम लोग समझ रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग समझेंगे उतना बेहतर होगा। कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वैक्सीन लग गई तो भी नहीं आएगा, उनको कोविड नहीं होगा। ये सब गलत है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड उनको भी हो सकता है, लेकिन बड़ा लिमिटेड होगा वैक्सीन लगने के बाद। केरला में केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, महाराष्ट्र में बढ़ने शुरू हो गए हैं, तमिलनाडु में कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं। तो ये हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जबकि वहाँ भी अभी पूरा खुला नहीं है। हमारे इलाके में पूरा खुल गया है। आज नहीं तो कल केसेस फिर बढ़ेंगे। इससे बचने के उपाय डॉक्टर साहब ने जैसे बोला
3 मेन उपाय हैं, और अगर हम उसको कायदे से फॉलो करें तो ये सेकेंड वेव हमको बता चुकी है कि कोरोना नहीं होगा अगर हम उसको फॉलो करेंगे। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। आपने मास्क पहना है ढंग से का मतलब नाक के ऊपर, थोड़ी के नीचे। ढंग से का मतलब बार बार ऊपर नीचे ना करना। ढंग से का मतलब बार बार हाथ मास्क पे ना लगाना। ढंग से का मतलब उसको नीचे करके अपनी नाक को ये ना पोंछना, रुमाल से इसको नीचे करके पसीना ना पोंछना। अगर हम ये सब ढंग से करेंगे तो दूसरा वेव हमको ये बता चुका है कि जिनको घर में कोविड था उनके बच्चों ने उनकी देखभाल की, उनके घर पे उनकी देखभाल हुई और उनको कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में पूरी तरह से सेवा की, लेकिन मास्क और सैनिटाइजेशन करके। तो हमको ये चीज़ बता दी गई है परिस्थितियों में कि अगर आप ठीक से अपना ख्याल रखेंगे तो आपको शायद कोरोना नहीं होगा। हमें मानना होगा तीसरा वेव भी आएगा, चौथा भी आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है, छठा भी आ सकता है। ज़िंदगी के तरीके अगले 2 या 3 साल या 4 साल के लिए बदलने हैं। मास्क ज़रूरी है, हाथ का सैनिटाइजेशन ज़रूरी है और दूरी ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी मास्क। अगर आपने ठीक से मास्क पहना है तो आप बाकी 2 चीज़ भी अगर नहीं करेंगे तो भी आप बचे रहेंगे। काफ़ी अच्छी और रोचक जानकारियाँ शायद आज हमें सुनने और देखने को मिल रही हैं। ऑफिस में बैठकर शायद हमें भी इन बातों का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि अभी कोरोना की तीसरी लहर इतना खतरनाक रूप लेकर आएगी, और उसका उपाय जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सबसे जोरदार उपाय मास्क ही महसूस हो रहा है। मास्क अगर चेहरे पर है तो वास्तव में आप कोरोना से बच निकलेंगे। ऐसे में जीवन प्रकाश के डॉक्टर विभोर जैन, जो खास तौर से नाक, कान और गले का इलाज करते हैं, शायद वो और ज़्यादा रोचक और विशेष जानकारी हमारे सामने रखें। नमस्कार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यश जी ने और डॉक्टर मनोज काबरा जी ने पहले ही बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं 2 बात और ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि थर्ड वेव के बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये हमारे बच्चों पर ज़्यादा भारी हो, और इसमें ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप देखेंगे कि कहीं फैमिली है, कहीं आउटिंग पर है, तो माँ बाप ने चाहे मास्क लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, लेकिन बच्चे इस बारे में कई बार बहुत सतर्क नहीं होते कि मास्क लगा भी है तो उचित साइज़ का नहीं है, बड़ा मास्क है, ठीक है, मास्क इसे कवर नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी। हमें अपने बच्चों को बहुत बचा के रखना है। बच्चों को सही साइज़ का मास्क हमेशा नाक पर, मुंह पर रहे उनके, क्योंकि कोरोना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये जो हमारे थूक और बलगम के कण हैं उन्हीं के माध्यम से फैल सकता है। तो कैसे निकलेगा किसी आदमी से? मास्क के बलगम के ज़रिए। तो उसे बचाने का एक ही तरीका है कि वो मास्क लगाए, और ग्रहण भी वो उसी तरह करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे बच्चे भी इस बात को समझें, याद रखें कि इवन छोटा बच्चा भी हो तो भी उसके मुंह पर, नाक पर मास्क बिल्कुल पक्का लगा होना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक और नई जानकारी डॉक्टर विभोर जैन जी के माध्यम से सामने आई है कि हम लोग अपना तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन शायद हमारे बच्चे अभी बिना मास्क के घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। और मास्क का प्रयोग जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, नाक और मुंह यानी लिप्स वो बिल्कुल ढके हुए हों। जो लोग आज सोशल डिस्टेंस भूल चुके हैं और भीड़ भरे बाजारों में बार बार मास्क चेहरे से उतार देते हैं, तो शायद कोरोना की तीसरी लहर में ये और ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। अब एक और डॉक्टर नीरज जी से कोरोना की तीसरी लहर के बारे में जानकारी हासिल करें। बच्चों के बारे में जैसे बताया गया कि हमें उन्हें डबल प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा। बड़े लोग तो अपना ध्यान रख सकते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा चिंता है जो इन्फेक्टिविटी रेट है और जो मॉर्टेलिटी रेट है, बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, लेकिन सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ये जो हमने सेकेंड वेव में मॉर्टेलिटी देखी है कि लोगों की इतनी डेथ रेट्स देखी हैं एडल्ट में, तो बच्चों में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ बच्चों में होंगे जिन्हें पहले से कुछ परेशानियाँ, किसी को कार्डियक डिजीज़ है, कोई ओवरवेट है, हाइपर ओबेसिटी है। उन बच्चों में तो कोरोना की लक्षण या उनकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मल ध्यान रखें, नॉर्मल साफ सफाई, मास्क, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग। साथ में प्रॉपर टीकाकरण, क्योंकि अब 18+ भी चालू हो गया है, धीरे धीरे 12+ भी आएगा, तो हमें वैक्सीन जरूर लगवानी है। किसी के झूठे उसमें नहीं आना है कि वैक्सीन से नुकसान होता है, वैक्सीन से हमेशा फ़ायदा ही होता है। मुजफ्फरनगर बुलेटिन आज जीवन प्रकाश के सभी डॉक्टर्स और उनके सहायकों का हार्दिक धन्यवाद अदा करता है कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें अपना समय दिया और आम जन के लिए कुछ संदेश छोड़े हैं। एक संदेश डॉक्टर मनोज काबरा अभी देना भूल गए हैं, अब दोबारा मनोज काबरा जी के मुंह से ही वह संदेश दोबारा चलवाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर मनोज काबरा जी कहना चाहते हैं कि हमें कोरोना की दहशत बिल्कुल नहीं फैलानी। कोरोना का प्रिकॉशन क्या क्या है वो मनोज काबरा जी दोबारा बताएंगे। मैं कुछ आपके सामने ये बात जाहिर करना चाहता हूँ कि नंबर 1, हमें इस परेशानी में डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली ये बात याद रखनी है कि हमारे यहाँ लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरे नंबर पर जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, इम्यूनाइजेशन चल रहा है, उस रफ्तार को देखें तो जुलाई एंड और अगस्त तक हमारे तकरीबन 30 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, यानी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे जो भयावह स्थिति सेकेंड वेव में देखी वो नहीं होगी। लेकिन ये बात डराने के लिए नहीं है कि भाई हम बचाव करें। बचाव जरूरी है क्योंकि बीमारी है और फैलती तुरंत है। जो हमारा डेल्टा प्लस वायरस है, वो डेल्टा प्लस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत फास्ट है। पहले हम कोरोना के मरीज के साथ 20 मिनट बैठ के मरीज को देख लेते थे, लेकिन अब वो 10 सेकंड में, ऐसे डेटाज आ रहे हैं कि 10 सेकंड में ट्रांसफर कर सकता है। तो टाइम हैज रिड्यूस फ्रॉम 30 मिनट्स टू 10 सेकंड्स। सो इट इज, डर की बात ये है कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो डरना है, और नहीं तो ध्यान रखेंगे तो सब ठीक चलेगा। काम पर भी जाना है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, खुद को काम रोजगार के अलावा खाना कैसे खाएंगे, गवर्नमेंट की हेल्प एक लिमिटेड हो सकती है, लेकिन हमारी समझ हमारे काम आ सकती है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लें, मास्क का, दूरी का, सैनिटाइजेशन का, भीड़ का, तो हम बचे रह सकते। आज मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम डॉक्टर्स डे के अवसर पर शहर के विभिन्न डॉक्टरों के पास पहुंची, जहां मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम ने सबसे पहले डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद हमने कोरोना की थर्ड वेव पे भी सभी डॉक्टर से चर्चा की। तो कोरोना की फर्स्ट और सेकेंड वेव में सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने तरीके से आम जनता को अपनी सेवाएं दी हैं। जिस कार्यकाल में हम लोग अपनों को छूने से ही डरते थे, उस समय डॉक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई। आज हम शहर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र जैन जी के पास हैं और उनसे पूछेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव में उन्होंने बच्चों को अपनी सेवाएं किस तरह से दी हैं और आने वाली तीसरी लहर में बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप डॉक्टर केवल शुभकामनाएं देने के लिए बना रहे। इसके बाद जो आपने वेव के बारे में पूछा, ये एक साधारण सा एक्सपीरियंस रहा है कि जितनी पेंडेमिक आती हैं उनमें सभी में वेव फॉर्म में आती है। जैसे एक बार बहुत ज़्यादा केस आ गए, फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे जो पब्लिक की इम्यूनिटी बनती चल जाती है, हर्ड इम्यूनिटी उसे बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वो शांत होती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा दूसरी लहर आती है। इसी तरह वो लहर में आती रहती है, ठीक है। और अब हमारे यहाँ जैसे फर्स्ट वेव में क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो मॉर्टलिटी थी वो बुजुर्गों में ज़्यादा थी, बुजुर्ग मतलब 60 साल से ऊपर वाले में। इसीलिए सरकार ने जो वैक्सीनेशन की जो प्रायोरिटी रखी वो भी 60 साल से ऊपर रखी। उसके बाद जो सेकेंड वेव आई तो उसमें मॉर्टलिटी जो उससे यंगर एज हुई है उसमें ज़्यादा हुई है। उसकी वजह ये भी रही कि जो ओल्ड एज वाले थे उनकी इम्यूनिटी ड्यू टू वैक्सीनेशन बन गई और उसमें उन लोग वो लोग इतने इम्यून नहीं थे
और जिनमें खास तौर से कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे डायबिटीज थी, ओबेसिटी थी, हाइपरटेंशन था, उनमें मॉर्बिडिटी ज़्यादा थी। अब इसी तरह से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जब थर्ड वेव आएगी तो उसमें बच्चों में ज़्यादा होगी, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो लोग ये साधारण तौर पर लगा रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा होगी। लेकिन जो हम लोगों का अनुभव है वो ये रहा है कि जब किसी फैमिली में कोरोना होता है तो साथ साथ बच्चे भी इन्फेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट नहीं हुए या सेकेंड वेव में इन्फेक्ट नहीं हुए, इन्फेक्ट हर वेव में होते हैं। और थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा इम्यून होते हैं और उनमें सिम्टम्स थोड़े से कम आते हैं। ज़्यादातर उनमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे आपने खांसी बुखार जो भी उसमें सिम्टम है उसका ट्रीटमेंट किया, ज़्यादातर बच्चे उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों में उसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और जब एक ज़्यादा पेंडेमिक के तौर पे जब ये चीज़ होती है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें वो परसेंटेज भी बढ़ती चली जाएगी, जिसमें बच्चे भी सीरियसली इन्फेक्ट होंगे और उनमें खास तौर से करीब 4 हफ्ते बाद एक बोलते हैं MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें वो हार्ट के ऊपर या और ऑर्गन्स के ऊपर भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि ये उसमें बच्चे में दूसरी समस्याएं आने की संभावना रहती है और कॉम्प्लिकेशन के चांस है। लेकिन क्योंकि अभी बच्चों में इतना ज़्यादा हम लोगों ने नहीं देखा है, तो इस तरह के केस भी अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इधर नहीं हुए, जो कि महाराष्ट्र में और गुजरात में हुए। तो अपने यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक हम लोगों ने जो किया है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है, और इक्का दुक्का केस ही हम लोगों को सीवियर केस देखने को मिला है। डॉक्टर रविंदर जैन जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई, जिस तरह से कोरोना की थर्ड वेव में हम बच्चों के लिए डरते दिखाई पड़ रहे थे, तो डॉक्टर रविंदर जैन जी ने उसे सहज करते हुए बताया कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी कोरोना में बच्चे कोरोनाग्रस्त हुए थे, लेकिन हल्के फुल्के खांसी के सिरप वगैरह दे करके हमने उन्हें कोरोना से बचा लिया। डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर हम लोग तो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है मास्क लगाना जल्दी से पसंद नहीं करते और लगा भी लें तो उतार देते हैं। इस पर आप क्या? देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 5 साल से नीचे को रिकमेंड नहीं करना चाहिए और 5 साल से ऊपर के बच्चे को मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा प्रॉपरली लगाएगा भी नहीं और कई बार सफोकेशन के चांस भी रहते हैं। तो इसलिए हम लोग उसे रिकमेंड नहीं करते कि हम छोटे बच्चे को मास्क आप लगाएं। मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम फिर एक बार डॉक्टर रविंदर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम को अपना समय भी दिया और आम जन के लिए अपनी एक सूचना भी छोड़ी है कि कोरोना की थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधानियां बरतें और सावधानियां बरतने से ही हम कोरोना की तीसरी वेव में भी बच्चों को ठीक से निकाल कर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आज मुजफ्फरनगर बुलेटिन की टीम डॉक्टर्स डे के अवसर पर नगर के ऐसे डॉक्टरों के पास पहुंची है जिन्होंने कोरोना काल में अपना अहम योगदान दिया है। इनमें से एक IMA के अध्यक्ष डॉक्टर ML गर्ग का योगदान शायद मुजफ्फरनगर वासियों को कभी नहीं भूलेगा और आज हम उन्हीं के बीच में हैं। उन्हें डॉक्टर डे की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कोरोना की तीसरी लहर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी संभवतः खतरनाक ही साबित होगी। ऐसे में हमें पहले से क्या सावधानियां बरतनी है, डॉक्टर ML गर्ग, वरिष्ठ डॉक्टर ML गर्ग आपको बताएं। इस समय जो चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा है और तीसरी लहर आ भी सकती है, लेकिन हमें वही सावधानियां बरतनी है जो सावधानियां हम लोगों ने पहली लहर के अंदर और सेकेंड लहर के अंदर सावधानियां बरती हैं, जैसे कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब होता है हमें मास्क का लगाना, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, स्पेशली हाथों की, और तीसरा भीड़ भाड़ इलाके से बचना।
अब प्रश्न पैदा होता है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी और इसका जो वायरस है वो कितना खतरनाक होगा। इसका जो वायरस है वो डेल्टा प्लस वायरस है। डेल्टा प्लस वायरस एक प्रकार का जो स्पाइक प्रोटीन होती है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। तो जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस का बदलाव तभी होता है जब वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है। अगर उसको हमारे शरीर के अंदर एंटर होने का समय नहीं मिलेगा तो उसके अंदर बदलाव भी नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सावधानियाँ बदलें, सावधानियाँ अवश्य लें, जिससे कि उस वायरस को हमारे शरीर में एंटर होने का मौका न मिले। डेल्टा प्लस वायरस जो है ये वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट से लगभग 50% या कह लीजिए 50 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर लक्षण लगभग वही हैं जो पहले वाले कोरोना वायरस के हैं, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन रेट पहले वायरस से बहुत ज़्यादा है। अगर ये किसी को होता है तो जब तक वो अस्पताल पहुंचेगा तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होगी और ये भी हो सकता है कि वो मृत्यु का ग्रास बन जाए। इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अभी देखने में आ रही है, जो कि यूके में और ब्रिटेन में देखने को मिली है कि इम्यूनिटी को ये वायरस एस्केप कर रहा है। मतलब इम्यूनिटी जो वैक्सीन दे रहे हैं उस वैक्सीन का असर इसके ऊपर बहुत कम है। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जो कोवैक्सीन है, जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई हुई है उन लोगों की जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसके ऊपर इस वायरस का असर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है मुजफ्फरनगर की आम जनता से, सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं और इस चक्कर में न पड़े कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है। जौन सी भी अवेलेबल हो उस वैक्सीन को अवश्य लगवाएं, क्योंकि पहली डोज जैसे ही वैक्सीन की लगती है तो उसके 14 दिन के अंदर हमारे शरीर के अंदर लगभग 50% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और दूसरी डोज लगने के बाद में लगभग 80% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और WHO के अकॉर्डिंग अगर हमारे शरीर के अंदर 50% इम्यूनिटी है तो हम सेफ हैं, बहुत ज़्यादा सेफ हैं। तो 50% इम्यूनिटी क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद भी हो जाती है तो हम लोग लगभग सेफ हो जाते हैं। उम्र का जोश डॉक्टर ML गर्ग जी में मुझे अभी भी दिखाई पड़ता है। मैं डॉक्टर साहब की उम्र तो नहीं बताऊंगा और ना ही मैं किसी की उम्र पूछता हूं, लेकिन इस उम्र में लोगों को बचाने का जज्बा जो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा, शायद ही किसी डॉक्टर में ऐसा जज्बा दिखाई देता। लगभग 70 पार की उम्र में भी ऐसा जोश डॉक्टर ML गर्ग में, शायद नौजवानों में भी ऐसा जोश न मिलता हो। कोरोना काल के दौरान भी हमने इनसे कई बार वार्ता की और पूछा कि ये जज्बा आखिर कहाँ से आया कि अपनी जान बचे न बचे लेकिन दूसरों की जान बचनी चाहिए। एक चर्चा मैं डॉक्टर ML गर्ग से इस पर भी करना चाहूँगा। जैसा कि अभी चर्चा का विषय बनाया गया है, मैं 10 वर्ष पहले इसी जनपद में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत था। मुझे 10 वर्ष हो गए हैं सेवानिवृत्त हुए। मैं जिस दिन से सेवानिवृत्त हुआ हूँ उस दिन से ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जितना कार्य सर्विस में रहते हुए, सरकारी सर्विस में पद पर रहते हुए कर रहा हूँ,
उससे ज़्यादा कार्य मैं प्राइवेट सर्विस के अंदर आने को करूँ, जिससे कि मेरे शरीर की एक्टिविटी बनी रहे। मैं रोज़ाना सुबह को एक्सरसाइज करता हूँ, शाम को भी रोज़ाना टहलने के लिए जाता हूँ, लाइट खाना खाता हूँ, कभी भी पेट भर कर के खाना नहीं खाता हूँ, हल्का खाना खाता हूँ। और हल्का खाना मेरे 3 नियम हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में ढाल चुका हूँ। ब्रेकफास्ट जस्ट लाइक ए प्रिंस, लंच जस्ट लाइक ए किंग एंड डिनर जस्ट लाइक ए बेगर। इन तीनों चीज़ों का मतलब है कि हम लोग नाश्ता थोड़ा सा बेटर वे में करें, क्योंकि प्रिंस जो है वो फल खाता है और नाश्ता पेट भर करके करता है। किंग मिडिल एजर होता है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, दाल रोटी खाता है और मस्त हो जाता है। तीसरा बेगर, बेगर मीन्स भिखारी। भिखारी को शाम को जो मिल गया उसने खाया और पढ़ के सो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि शाम को हमें कम से कम खाना चाहिए, जिससे कि हम लोग, जिससे कि वो शरीर के अंदर सही प्रकार से बच सके और हम लोग निरोगी काया अपनी बना सकें। क्योंकि कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि हमें अपना पहला सुख निरोगी काया के रूप में लेकर के चलना चाहिए। अगर हम निरोगी हैं तो हमेशा कार्य करते रहेंगे, और अगर हम रोगी हैं तो हम कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। यही मेरी, जो मैंने अभी तक अपना मेरे शरीर के अंदर जो एक किस्म से जज्बा है कार्य करने का, मुझे नहीं मालूम है कि वो शक्ति मेरे पास कहाँ से आती है। वो ईश्वर की दी हुई शक्ति है। मैं 24 घंटे में मैंने कोरोना काल के अंदर लगभग 16 घंटे कार्य किया है। मैं सुबह को 10 बजे घर से निकलता था और रात के 2 बजे घर पर पहुंचता था। ये मेरा एक डेली का रूटीन था। जब अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल से शुरू हुआ था कोरोना, और लगभग मई के लास्ट तक यही रूटीन रहा है। और इसी प्रकार का जज्बा मेरे साथ कार्य करने वाले मेरे स्टाफ के अंदर भी था। वो भी मेरा खूब साथ देते थे और मेरे साथ रात के 2-2 बजे तक यहीं पर रुक करके तब अपने घर जाते थे, और सुबह ही 9 बजे आकर के क्लिनिक खोल लेते थे और 10 बजे हम लोग अपना कार्य शुरू करते थे। इसके साथ साथ हमने एक कोविड हॉस्पिटल भी चलाया, जिसमें कि पेशेंट्स एडमिट रहते थे, और मैं तो उस रूह की ही कृपा समझता हूँ। हमारे यहाँ 170 पेशेंट एडमिट हुए हैं, और उसमें कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 5 कैजुअल्टी हुई हैं। बाकी ईश्वर की बड़ी मेहरबानी रही है। हम लोगों का विश्वास, हम लोगों की मेहनत ऐसी रही है, जिसकी वजह से कि हम लोग जो कोरोना संक्रमित रोगी थे उनको बचाने में सफल हो सके। और जो मृत्यु जिन संक्रमित कोरोना वाले मरीजों की हुई है, उनमें वही लोग थे जो कि या तो ओल्ड एज वाले थे या जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी। नॉर्मल कोई भी मरीज हमारे यहाँ मृत्यु का ग्रास नहीं। ये थे डॉक्टर ML गर्ग, जिन्होंने कुछ विशेष बातों पर जोर दिया। और वो विशेष बातें, सबसे पहले सुबह का प्रिंस, दोपहर का किंग और रात का बेगर जैसा भोजन करना उन्होंने अपनी दिनचर्या, और वॉक करना ये अपनी दिनचर्या में शामिल किया। डॉक्टर साहब से बातचीत में उनकी यंगनेस का राज भी आज हमें मिला है। शायद आम जनता भी इससे प्रेरित होगी कि इस उम्र में इतना जोश, आखिर उसका ये राज है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही
डॉक्टर्स डे के अवसर पर सिर्फ अपने आप को योगदान नहीं दिया, उन्होंने अपने सहयोगियों को भी अहम योगदान बताया कि कोरोना काल में उनका कैसा योगदान रहा। उनके बिना कार्य करना बड़ा मुश्किल था। और डेल्टा प्लस के बारे में भी डॉक्टर साहब ने रोचक जानकारी दी। मुजफ्फरनगर बुलेटिन डॉक्टर ML गर्ग जी, जो फिलहाल IMA के अध्यक्ष हैं, उनका हार्दिक आभार। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम नगर के वरिष्ठ डॉक्टर M.K. बंसल जी के क्लिनिक पर डॉक्टर M.K. बंसल जी के साथ हैं। डॉक्टर M.K. बंसल जी का कोरोना काल के अंदर अहम योगदान रहा। अहम इसलिए कि डॉक्टर साहब ने शायद ही कोरोना काल के अंदर किसी मरीज को देखने से मना किया। स्वयं मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। मेरी बेटी की तबीयत एक बार खराब हो जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेटी कोरोना से ग्रस्त हो गई। हालांकि वह कोरोना से ग्रस्त नहीं थी। जब मैं यहाँ क्लिनिक पर अपनी बेटी को लेकर के आया तो मैं वास्तव में हैरान रह गया जब डॉक्टर ने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे छू दिया। मैंने डॉक्टर साहब से सवाल भी खड़ा किया कि कोरोना काल के अंदर डॉक्टर साहब आप ऐसा रिस्क न लें, लेकिन इस उम्र में दूसरे को बचाने का जज्बा वास्तव में मुझे डॉक्टर साहब के पास देखने के लिए मिला। डॉक्टर साहब की उम्र भी 70 के पार होगी, लेकिन जोश आज भी जवानों वाला डॉक्टर के अंदर दिखाई पड़ता है। इस जोश का राज भी मैं डॉक्टर साहब से जरूर पूछूंगा और ऐसा जज्बा कि दूसरों को बचाना, अपनी जान की परवाह न करना, इस पर भी मैं आज डॉक्टर साहब से जरूर चर्चा करूंगा। जी, जो कुछ आपने मेरे बारे में कहा मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब बच्चे जो कुछ भी मैं अब किया और करता हूँ ये तो मेरा एक स्वाभाविक क्रियाएं हैं, वैसे ही हुई है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कोरोना काल में किसी प्रकार का डर मुझे हतोत्साहित क्यों नहीं कर सका, उसकी वजह मैं समझता हूँ। तो ये बता दूँ कि मैं 70 से ऊपर नहीं, 80 से ऊपर हूँ, 85 से भी ऊपर। लेकिन एक हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी है, दिमाग में ऐसा भरा हुआ है कि जब कोई भी मरीज सामने होता है तो ये दूर तक भी ख्याल नहीं होता कि हम भी कहीं कोई परेशानी में आ सकते हैं। लगता है कि हम उसके लिए जो भी सुविधा दे सकते हो दें, और वही जज्बा बिल्कुल अब भी काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने कोरोना काल में शायद ही कभी अपना काम बंद किया। हाँ, बुला के देखा, टाइम दिया, ये तो किया है। डिस्टेंस भी किया है, मास्क भी लगाया, सैनिटाइजेशन भी किया, अपने नर्सिंग होम पे भी सब ये इंतजाम किया है और ईश्वर की मेहरबानी से सब कुछ ठीक भी रहा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज मैंने बहुतों को कहा है कि वास्तव में ये जो ट्रेनिंग है डॉक्टर्स की, और अगर किसी ने ठीक तरह से ट्रेनिंग ली है, जो मैं समझता हूँ हम में से ज़्यादातर लोगों ने ली हुई होती है, तो ये ट्रेनिंग, ये सोच उनकी उन्हें मजबूर करता है कि वो किसी भी बात की परवाह ना करके अपने प्रोफेशन को करें, पेशेंट की जान बचाएं। और आप सब लोगों ने, मैं इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, ये देखा भी होगा कि मुजफ्फरनगर में नहीं, प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये महसूस हो गया होगा कि अगर किसी भी देश की स्वास्थ्य कमजोर है, खराब है, तो वो बर्बाद हो गया। ये भी सबको लग गया है, पूरे विश्व को, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है वो स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के लिए जितने जागरूक डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, मैं उन सब का ये दिन मानता हूँ, अपना दिन नहीं मानता, क्योंकि उनके साथ ही काम करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सूझबूझ आई है हमारे भारत में भी और पूरे विश्व में भी, अब स्वास्थ्य को सबसे ऊपर का स्थान मिलेगा, इसकी तरफ ध्यान और ज़्यादा होगा।
ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी मेडिकल त्रासदी हमें कमज़ोर ना कर सके, हतोत्साहित न कर सके। तीसरी वेव के बारे में भी जरा से बताना चाहता हूँ, मौका है कि तीसरी वेव से घबराने की बात नहीं। तीसरी वेव का मतलब ये है कि वायरस अपना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर बदल के नए तरह से इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसको एकदम समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, वैक्सीनेटेड हैं, हम लोगों में एंटीबॉडीज हैं। अप टू 90% लोगों में एंटीबॉडीज बन गए हैं, जो बहुत ही खुशी का विषय। और सबसे बड़ी बात, हम लोग हैं ना, सब पूरा भारत ठीक रहेगा, ये बहुत पक्की बात है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर वरिष्ठ डॉक्टर M.K. बंसल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि थर्ड वेव से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं। 85 साल की उम्र में ये जज्बा रखना शायद ही किसी किसी के बस की बात होगी। मैं वास्तव में डॉक्टर M.K. बंसल जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और आभार भी नगर की आम जनता की ओर से, क्योंकि कोरोना काल के अंदर अपने जीवन की परवाह न करते हुए आज भी वो कोरोना के पेशेंट तक को देखते दिखाई पड़ते हैं और गाइड भी करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि मुझे ऑनलाइन में मजा नहीं आया, जब तक पेशेंट यहाँ न आ जाए, मैं उसे ठीक से देख न लूं, तब तक मजा नहीं आता। मैं डॉक्टर साहब से एक और संदेश लेना चाहूंगा कि नगर की जनता के लिए यह संदेश जरूर छोड़ें कि हम कोरोना की थर्ड वेव से किस तरह से पहले से ही अपना बचाव कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। काफी लोगों में ये ढील देखने में आई है, जैसे कि सब कुछ समाप्त हो गया। तो एक बात तो निश्चित ध्यान रखें कि कोरोना अभी है, गया नहीं है। हम बहुत तैयार हैं और हमें और तैयार होना है। उसके लिए मास्क, 2 गज की दूरी, और हम भीड़ वगैरह के इलाके में ना जाएं, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी आपका नंबर आए, वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीनेशन बल्कि प्रयास करें कि आपको और जल्दी लग जाए। सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे भारत की हो, आपके प्रति जागरूक है, आपको मुफ्त टीकाकरण हो रहा है, इसका फायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी अपने आप को टीका लगवाएं। एक टीका लगवाने से भी काफ़ी इम्यूनिटी आ जाती है। मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन की ओर से डॉक्टर M.K. बंसल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।